हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़? गैल्वेनोमीटर, धारामापी, चल चुंबक, चल कुंडली वगैरह वगैरह एंड संट। ठीक है, वोल्ट मीटर का मीटर में वो करना है, बदलना है। तो ये सब हम आज पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का लास्ट चैप्टर क्लास रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है गैल्वेनोमीटर या धारामापी। सुनिए, क्या होता है गैल्वेनोमीटर या धारामापी? तो गैल्वेनोमीटर या धारामापी वह उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें दो चीजें होती है। एक होता है भैया आपका कुंडली सबको पता है। ठीक है, तार की संख्या, फेरों की संख्या, फिर हम लोग तार लपेट करके जो कुंडली का निर्माण करते हैं। तो एक होता है कुंडली और एक होता है चुंबक, दो ही चीजें होती है। तो इसको सबसे पहले इसी चुंबक और कुंडली के कारण दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा चल चुंबक धारामापी और एक होता है डियर स्टूडेंट चल कुंडली धारामापी। तो इनके नाम से ही स्पष्ट है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चल चुंबक का मतलब होता है कि वहाँ ऐसा धारामापी होगा जिसमें चुंबक जो है गतिमान होगा, विक्षेपित होगा और हमारा कुंडली जो है स्थिर होगा। दो ही चीज़ें रहेंगी, कुंडली और चुंबक, जिसमें से एक विक्षेपित होगा और एक होगा स्थिर। तो चल चुंबक में क्या होता है, हमारा चुंबक विक्षेपित होता है, कुंडली स्थिर रहता है। और चल कुंडली में चुंबक स्थिर होता है और कुंडली क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? विक्षेपित होती है। ठीक है, तो ये होता है मोस्टली हमारा 2 टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद आता है किलकित कुंडली धारामापी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है किलकित कुंडली धारामापी। इसे वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, इसका चित्र पहले बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको आपको अच्छे से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसको चित्र कैसे बनाना है, इधर सीखते जाइएगा, है ना। यहाँ 2 ध्रुवखंड होते हैं, NS ध्रुवखंड चुंबक होते हैं। ठीक है, पहले बना देते हैं, उसके बाद समझाते हैं अच्छे से आपको। आयताकार कुंडली होती है, ये देखिए, पहले आप ध्यान से देखते रहिए, मैं बताता हूं आपको, टेंशन ना लें, पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम। कुछ इस प्रकार आपको भी बनाने हैं। ठीक है, देखते जाइए क्या क्या चीज़ें हैं, बताते हैं आपको आराम से, इत्मीनान से। T1, P2, S2, T2, ठीक है, NS, C और यह P, कुछ इस प्रकार। सुनिए स्टूडेंट, क्या होता है किलकित कुंडली धारामापी में जो कुंडली होता है वह एक आयताकार आकृति का एल्यूमिनियम का जो है फ्रेम में तांबे के तार को लपेट के बनाया जाता है और इसे 2 ध्रुवखंडों, चुंबकीय ध्रुवखंडों के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। ठीक है, यह है 2
चुंबक के ध्रुवखंड। ये इस प्रकार काटे जा रहते हैं कि ये थोड़ा वृत्ताकार आकृति से काटे जा रहते हैं इसको। और ये एल्यूमिनियम का जो है फ्रेम, एल्यूमिनियम धातु के फ्रेम में तांबे के तार को लपेटकर, कुंडली तभी तो बनेगा, तांबे के तार को लपेटकर इस आयताकार कुंडली का निर्माण किया जाता है। सी एक हमारा नर्म लोहे का टुकड़ा होता है जो कुंडली से बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करता, वो उसके खाली स्थान मध्य में रहता है। ठीक है, P1 और P2 को चुल कहते हैं, चुल, और ये है इसका धुरी। तो इसको हम चूलों के माध्यम से, कुंडली को धुरी एवं चूलों के माध्यम से इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि ये पूर्णतः फ्री हो, घूमने के लिए स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सके, मूव कर सके, घूम सके। S1 S2 दो स्प्रिंग होते हैं जिसमें हमको आपका बल आघूर्ण, ठीक है, जैसे ये घूमेगा तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो उस आघूर्ण का पता हमको यहाँ से चलता है, और जैसे ही धारा प्रवाहित करना बंद करते हैं हम लोग कुंडली में, तो ये अपने पूर्वास्थ में आने में सहायता करता है। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, अपने पूर्वास्थ में, पूर्व अवस्था में आ जाता है। T1 और T2 क्या है, संयोजक पेंच है, जिसमें हम जो है उस तार को, स्प्रिंग वाले तार को उस पर बांध के रखते हैं। तो इस प्रकार इसका कुछ छोटा सा ये जो है आपका वर्णन हो गया। अब देखिए इसका सिद्धांत और एवं व्यंजक। डियर स्टूडेंट, ये देखो क्या है इसका सूत्र, सिद्धांत एवं व्यंजक। सूत्र क्या है, इधर सुनिएगा। जब कुंडली को ध्रुवखंडों के बीच एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच आपको ऐसे लिखना है, जब कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें एक बल युग्म कार्य करने लगता है। और ये बल युग्म कौन सा बल युग्म है, जस्ट प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ाया हूँ, जस्ट प्रीवियस क्लास में। ठीक है, एक आयताकार लूप में उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण, जिसको हमने लॉरेंज बल से लेकर के वहां तक पहुंचे थे। ठीक है, लॉरेंज बल के सिद्धांत से, ILB sin थीटा। ठीक है, तो ILB sin थीटा बताता हूं अभी फिर से आपको। तो जब आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न, बल युग्म प्रत्यानयन बल युग्म उत्पन्न हो जाता है, जो उसमें आघूर्ण उत्पन्न कर देता है, और उसके कारण एक बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यदि आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया A, ठीक है, फेरों की संख्या N एवं प्रवाहित धारा I है, तब बल युग्म विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण। तो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण जो होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है टाउ, दैट इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। समझ में आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90, देन टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा NIAB sin 90, और sin 90 का वैल्यू सबको पता है, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा NIAB। क्वेश्चन 1। इसके बाद क्या होता है ये सुनिए, जब ये बल आघूर्ण, ठीक है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण काम करने लगता है, तो जो फास्फर ब्रांच की पत्ती जो होती है, ठीक है, इसमें हमारा क्या उत्पन्न हो जाता है, जी, ऐठन आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और वह ऐठन आघूर्ण इस प्रत्यानयन बल आघूर्ण के विपरीत कार्य करने लगता है। उसको, जैसे कि झूला होता है कि नहीं, झूला में हम एक तरफ से धक्का देते हैं तो उधर से फिर वो वापस आता है, ठीक है, विपरीत कार्य करता है। उसी प्रकार प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के विपरीत एक और बल कार्य करने लगता है, वह ऐठन आघूर्ण काम करने लगता है। माना कि सपोज करते हैं, माना कि एकांक कोण के लिए ऐठन आघूर्ण के है, एक ऐठन आघूर्ण क्या है, के है। तो थीटा कोण के लिए, थीटा कोण के लिए ऐठन आघूर्ण क्या होगा,
एठन आघूर्ण जो होगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा के थीटा, या फाई लिख सकते हो, ठीक है। अगर वो फाई है, फाई कोण के लिए तो आप फाई लिख दीजिएगा, थीटा लिखना तो थीटा लिख दीजिएगा, इसमें कोई विशेष इफेक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर। एठन आघूर्ण अर्थात एठन बल आघूर्ण है, तो ये भी एक बल आघूर्ण है, ये भी एक बल आघूर्ण है, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए, 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 से बता दीजिए मुझे जल्दी से। तो NIAB दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा के फाई। हो गया डियर स्टूडेंट। अब इसमें क्या कीजिए, आई बस को रख दीजिए, बाकी सबको नीचे भेज दो। तो K डिवाइडेड बाई NAB और ये हो गया फाई। तो I दैट इज इक्वल टू इस ये जो है ये कंप्लीट जो दिख रहा है आपको दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट। तो देन ये हो जाएगा फाई। जब इस कांस्टेंट को आप हटाओगे, इस कांस्टेंट को हटाओगे तो हमारा ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा और ये हो जाएगा फाई। ये देखिए इक्वेशन नंबर 3, जहां G को हम लोग बोलते हैं, G को धारामापी नियतांक या गैल्वेनोमीटर नियतांक, धारामापी नियतांक, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है ये बताइए। प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, जितना ज्यादा आप धारा प्रवाहित करोगे उसमें विक्षेप उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। तो प्रवाहित धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है, ये हमको यहां से समझ में आ जाता है। क्लियर है। इसकी विशेषता क्या होती है, सुनो। इसकी विशेषता ये होती है डियर स्टूडेंट कि इसमें समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है, ज्यादा आपको इधर हटाने, जोड़ने, तोड़ने कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा विशेषता ये है कि इसमें जो चुंबक ध्रुवखंड उपयोग किया गया है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके कारण हमारा पृथ्वी का, धरती का जो चुंबकत्व है उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, उस कुंडली पर उसका विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ पे प्रभावशाली चुंबक का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया। तो ये होता है किलकित कुंडली धारामापी। अब देखते हैं निलंबित कुंडली धारामापी, क्योंकि ये भी 2 टाइप में बटा हुआ है ना। चल कुंडली धारामापी को 2 टाइप में बांटा गया है। निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी नाम से स्पष्ट है। पहले इसका चित्र देख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं आपको अच्छे से क्या चीज है। इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है यार। ये आयताकार या वृत्ताकार ले सकते हैं आप, आयताकार या वृत्ताकार ले सकते हैं इसको आप। CA, इसको ऐसा कर दो यार, ज़्यादा बेहतर लगेगा। फेरों की संख्या तो कम से कम दिखनी चाहिए, है कि नहीं। ऐसा NS, और क्या बच गया भैया, ये देखिए T1 T2 F SP स्प्रिंग और कुछ वर्णन इसका। चलिए देखते हैं जैसे जैसे आएगा। तो इसमें क्या होता है, निलंबित कुंडली धारामापी में होता क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें आयताकार कुंडली को हम 2 ध्रुवों के बीच चुंबकीय शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंडों के मध्य तार के माध्यम से निलंबित करते हैं, लटका देते हैं। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, निलंबित कुंडली धारामापी कहते हैं, लटका देते हैं। समझ में आ रहा है। जबकि वहाँ ध्रुव चूलों के मध्य, 2 चूलों के मध्य, धुरी के मध्य उसको रखा जाता था। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही घूमेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऐठन आ जाएगा। इस स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, ऐठन आ जाएगा। समझ में आ रहा है।
देखिए स्टूडेंट, अब क्या होता है सुनिए, उसका वर्णन थोड़ा सुन लो, उसके बाद फिर बताते हैं सिद्धांत एवं सूत्र। वो तो सेम ही रहता है, सिद्धांत एवं सूत्र, ठीक है। क्या होता है कि ए एक आयताकार कुंडली होती है जिसे नर्म एल्यूमिनियम के फ्रेम में तांबे के तार से लपेटकर बनाया जाता है। इसके खाली जगह में एक नर्म लोहे का क्रोड, छोटा सा नर्म लोहे का टुकड़ा रखा होता है जो कुंडली को स्पर्श नहीं करता। इस कुंडली को दो ध्रुव खंडों NS चुंबक ध्रुव खंडों के मध्य फास्फर ब्रांच के तार की सहायता से, ठीक है, इसको बोलते हैं मरोड़ी टोपी, इसको बोल दीजिए मरोड़ी टोपी, ठीक है। फास्फर ब्रांच के तार की सहायता से लटका दिया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। M एक समतल दर्पण होता है जो फास्फर ब्रांच के साथ साथ घूमता है और इस पर लैंप पैमाने की सहायता से प्रकाश डाल करके इसका पाठ ज्ञात किया जाता है। SP एक स्प्रिंग होती है जिसका संबंध आपका ये T संयोजक के साथ रहता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इस संपूर्ण व्यवस्था को एक अनुचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में भर के रख दिया जाता है। रीजन क्या है अनुचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में भर के रखते हैं, ताकि उस पर जो है बाह्य चुंबकीय पदार्थों का प्रभाव ना हो, अन्यथा हमारा जो पाठ्यांक है वो गलत आएगा। हो सकता है कि आप कोई चुंबक पकड़े हो सकता है कि आप लोहा रखे हों, तो उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण आपका पार्ट जो है गलत आएगा। धरती का जो होता है उसका तो इफेक्ट रहता ही रहता है ना के बराबर, लेकिन उसका भी इफेक्ट ज़्यादा ना हो करके इन सभी उपकरणों को हम लोग क्या कर देते हैं, इस सब संपूर्ण व्यवस्था को हम एक अनुचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में भरकर रख देते हैं। अब देखते हैं सिद्धांत एवं सूत्र। सेम उसी प्रकार है यार, जब कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाकर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल युग्म कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है, बल युग्म कार्य करने लगता है जो उसमें बल आघूर्ण उत्पन्न कर देता है। तो उस आघूर्ण का जो मान होता है डियर स्टूडेंट, वैल्यू होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू आपका बल युग्म के कारण आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली की क्षेत्रफल A, उसमें प्रत्येक अंक या फेरों की संख्या N, कैपिटल N, ठीक है, कंप्लीट जो है संपूर्ण फेरों की संख्या N, प्रवाहित धारा I एवं चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उत्पन्न बल आघूर्ण का वैल्यू जो होता है NIAB होता है, NIAB साइन थीटा होता है। बट साइन थीटा इज इक्वल टू 90, देन ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। इस बल युग्म आघूर्ण के कारण क्या होता है, ये फास्फर ब्रांच की जो पत्ती दिख रही है उसमें आघूर्ण ऐठन उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सी बात है यार, घुमाओगे तो ऐठन उत्पन्न होगा कि नहीं। एक सिंपल धागा में लटका के भी आप किसी चीज को एक साइड रोटेट करते हो तो उसमें क्या होता है, ऐठन उत्पन्न हो जाता है। अब ऐठन क्या करता है, वापस उसको घुमा देता है। तो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें ऐठन उत्पन्न हो जाता है फास्फर ब्रांच की पत्ती में, जो ठीक है ऐठन आघूर्ण की भांति कार्य करने लगता है एवं उसको पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है। यदि एकांक कोण का ऐठन आघूर्ण जो है हमारा K है, तब फाई कोण के लिए ऐठन आघूर्ण वह हो जाएगा हमारा, ऐठन आघूर्ण हो जाएगा K फाई। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा NIAB दैट इज इक्वल टू K फाई, होगा कि नहीं। तो इस प्रकार I का जब वैल्यू आप निकालते हो तो I इज इक्वल टू हो जाएगा K फाई डिवाइडेड बाई NAB आ गया। अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा वैल्यू है ये हो जाता है कांस्टेंट, तो I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा G और हो जाएगा फाई, चूंकि G इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई NAB, ये जो है पूरा कांस्टेंट हो जाता है, नियतांक। इसको बोलते हैं धारामापी नियतांक। सबको समझ में आ रहा है।
इसको क्या बोलते हैं, धारामापी नियतांक बोलते हैं। तो इस प्रकार I इज प्रोपोर्शनल टू फाई, यदि G को हटाते हो तो I इज प्रोपोर्शनल टू फाई, अर्थात उसमें प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना ज़्यादा आप धारा प्रवाहित करोगे उसमें उतना ही ज़्यादा विक्षेप प्राप्त होगा। गुण, तो गुण क्या है ये देखिए, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है डियर स्टूडेंट कि ये 10 की घात ऋण 6 एम्पियर, बहुत कम, इतनी ज़्यादा सुग्राहिता होती है इसकी, अच्छी सुग्राहिता होती है कि ये बहुत कम धारा को भी माप सकता है। मतलब 10 की घात ऋण 6 एम्पियर की धारा को माप सकता है। इसका जो दोष होता है, ठीक है, वो क्या होता है ये देखिए। दोष पहला, इसका जो समायोजन होता है, मतलब इसको व्यवस्थित करने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है, ठीक है, पहला। दूसरा ये है कि फास्फर ब्रांच में ऐंठन उत्पन्न होने के कारण फास्फर ब्रांच के पत्ती का टूटने का खतरा होता है, डर होता है, क्योंकि हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए हैं। जबकि किलकित में आप क्या किए थे, किलकित में 2 चूल्हों के मध्य रखे थे, तो उसमें टूटने का डर नहीं रहता है, ठीक है। एक अच्छा खासा आप लोहे के चूल्हों के मध्य रखते हैं और यहाँ हम लटका देते हैं, इसलिए इसके टूटने का डर होता है। अब बात करते हैं धारामापी की सुग्राहिता। धारामापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी। तो इसका दो जो है हमारा सुग्राहिता होता है, एक तो धारा सुग्राहिता होता है, एक तो वोल्टता सुग्राहिता होता है, याद रखिएगा, ठीक है। धारा सुग्राहिता, वोल्टता सुग्राहिता। सुग्राहिता है क्या एक्चुअल में, ये बताओ मुझे भाई। सेंसिटिविटी, किसी भी चीज का सुग्राहिता, ये उसे कहते हैं कि वो कितना जल्दी से उसको पकड़ सकता है और कितना मिनिमम से मिनिमम को पकड़ सकता है, यही उसकी सुग्राहिता होती है। और हर चीज की क्या होती है, अपनी अपनी सुग्राहिता होती है, किसी की कम तो किसी की ज़्यादा होती है। यहाँ तक हम इंसान की भी सुग्राहिता होती है। यदि मैं टीचर हूँ तो मेरा सुग्राहिता ये हो जाएगा कि मैं आपको कितने अच्छा से आपको पढ़ा सकता हूँ और कितने छोटे छोटे चीज़ों को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे ध्यान में है, तो वो मेरी सुग्राहिता है, सेंसिटिविटी है। समझ में आ रहा है। तो धारामापी की जो सुग्राहिता होती है वो 2 होती है, एक होती है धारा सुग्राहिता और एक होती है हमारी वोल्टता सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता जो होता है डियर स्टूडेंट, धारा सुग्राहिता वो होता है हमारा धारा सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ करंट, इसको हम लोग SI से शो करते हैं, ठीक है। तो SI जो होता है वो ये होता है कि प्रति, देखिए SI दैट इज इक्वल टू होता है हमारा प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप, मतलब कितना कम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो भी वो विक्षेप उत्पन्न हो जा रहा है, वही उसकी क्या हो जाएगी, धारा सुग्राहिता हो जाएगी। समझ में आ रहा है, यही इसकी क्या हो जाएगी, धारा सुग्राहिता हो जाएगी। प्रति एकांक धारा पर उत्पन्न विक्षेप को ही हम लोग कहते हैं धारा सुग्राहिता। अब क्या आया था आई का वैल्यू, मैं तो मिटा दिया यार, आई का वैल्यू क्या आया था बता दीजिए मुझे। आई का वैल्यू आया था आई इज इक्वल टू जी फाई, और इस जी का वैल्यू कैसे निकाले थे, कहाँ से आया था जी का वैल्यू, अरे यार ए था NiAb दैट इज इक्वल टू हमारा ये था K फाई, है ना। तो अगर मैं आई का वैल्यू निकालता हूँ तो K डिवाइडेड बाई हो जाएगा NaB, तो ये होता है Kn, तो ये हमारा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं SI दैट इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई क्या लिखा जा सकता है, KNaB आई के प्लेस पे, और SI इज इक्वल टू, इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो फाई NaB डिवाइडेड बाई हो जाएगा K। तो यह है धारा सुग्राहिता का वैल्यू। अब बात करते हैं यहीं पे लगे हाथ, क्या चीज, वोल्टता सुग्राहिता का, वोल्टता सुग्राहिता का। तो वोल्टता सुग्राहिता होता है डियर स्टूडेंट SV दैट इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई V। प्रति एकांक वोल्टता लगाने पर उत्पन्न विक्षेप को हम क्या बोलते हैं, वोल्टता सुग्राहिता। तो यहाँ क्या रखेंगे, V इज इक्वल टू, हम सबको पता है IR, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ओम्स लॉ के थ्रू। तो IR रख देंगे तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा IR हो जाएगा यार, ठीक है। फाई I का वैल्यू बताइए मुझे क्या होता है, फाई I का वैल्यू होता है SI, तो आप सीधा सीधा यहीं से रख दीजिएगा, क्या रख देंगे, दैट इज इक्वल टू फाई I का वैल्यू हो जाएगा SI डिवाइडेड बाई R, देन SV इज इक्वल टू हो जाएगा SI बाई R, या SI दैट इज इक्वल टू हो जाएगा RSV। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, सुग्राहिता भी बतानी है, सुग्राहिता पूछ दिया जाता है। तो एक काम करते हैं, ये टॉपिक जो हो जाता है हमारा यहीं पे खत्म।
अब देखते हैं आगे संट। संट या पार्श्ववाही क्या होता है, इधर सुनिए, आपको बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं मैं, ठीक है, कैसे, ये सुनिए। चलिए ऐसे बना दीजिए। संट भी एक प्रतिरोधी का ही काम करता है। एक्चुअल में होता है क्या है, देखो, जब धारामापी पर या किसी परिपथ में जिसमें धारामापी लगा हुआ है, किसी भी परिपथ में धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है धारामापी को। तो जब धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसमें उच्च धारा प्रवाहित की जाती है, तो होता क्या है, धारा प्रवाहित करने पर वह धारा धारामापी से होकर गुजरती है, तो विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ऊष्मा के रूप में, जिसके कारण इस धारामापी के कुंडली का जलने का डर रहता है। कुंडली के जलने का डर रहता है, एक चीज। दूसरा, यदि उच्च धारा प्रवाहित कर रहे हो तो उस कुंडली के संकेतक का टूटने का डर रहता है। याद रखिएगा दो चीज, ठीक है, जलने का, कुंडली के जलने का, टूटने का। परिपथ में दो चीज और याद रखिएगा, ये चीज याद रखना है, दूसरा एक चीज और मैं बता रहा हूं। परिपथ में कुंडली को कैसे धारामापी को कैसे जोड़ते हैं? धारामापी को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो कुंडली, धारामापी के कुंडली को जलने टूटने से बचाने के लिए, ठीक है, उसके समांतर क्रम में, ऐसे लिखना है आपको, किसी भी परिपथ में धारामापी की कुंडली को बचाने के लिए, जलने टूटने से बचाने के लिए उसके समांतर क्रम में एक तार जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इस तार को ही हम बोलते हैं, कम प्रतिरोध के तार को ही हम बोलते हैं, क्या चीज, कम प्रतिरोध के तार को ही क्या बोल देते हैं डियर स्टूडेंट, शंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शंट कहते हैं। ये पूरा डेफिनेशन लिखिएगा। और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में, पार्श्ववाही क्रम में, पार्श्व, इसलिए इसको पार्श्ववाही कहते हैं या शंट कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखिए क्या, यदि, सुनते जाइएगा, यदि जी धारामापी है, एस शंट है, जी धारामापी है एवं समांतर क्रम में जुड़ा हुआ शंट एस है। यदि इसमें परिपथ में प्रवाहित मुख्य धारा आई है, जिसमें से आईजी धारा धारामापी में जाती है एवं आईएस धारा शंट में जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो लास्ट में फाइनली आपको यहां निकलने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? आई धारा पुनः वापस आपको मिल जाएगा। बात को समझना, यदि जी एक धारामापी है, धारामापी का प्रतिरोध जी है, धारामापी का प्रतिरोध जी है, शंट का प्रतिरोध एस है, मुख्य धारा आई प्रवाहित की जाती है परिपथ में, जिसमें से आईजी भाग धारामापी में एवं आईएस भाग शंट में जाता है, तब आप सबको पता, किरचॉफ के लॉ से, किरचॉफ के नियम से हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं बता दीजिए, I इज इक्वल टू हो जाएगा IG प्लस IS, समीकरण 1। ये होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। एक चीज अब देखिए, धारामापी का विभव, धारामापी का विभव बराबर होगा किस चीज के? शंट के विभव के, शंट के विभव के। आप लिखेंगे चूंकि धारामापी एवं शंट समांतर क्रम में स्थित है, अतः धारामापी का विभव एवं शंट का विभव एक दूसरे के बराबर होगा। सबको पढ़ाया हूं, इतना बार बताया हूं कि अब नहीं बताऊंगा। तो धारामापी का विभव क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? अगर मैं धारामापी के विभव को Vg से शो करूं और इसको Vs से शो करूं, तो V बराबर आप सबको पता होता है क्या होता है? IR होता है कि नहीं? I जहां धारा होता है तो Vg का धारा क्या है? IG है, IG, ठीक है। और इसका प्रतिरोध क्या है? G है, हमने मान रखा है, पहले बोला था आपको, ठीक है। और Vs, तो Vs इज इक्वल टू हो जाएगा ISS। होगा कि नहीं होगा? इतना चीज आप सबको समझ में आ गया? अच्छे से पूरा क्लियर है? इतना चीज क्लियर है सबको अच्छे से? इसकी जरूरत ही नहीं है, मिटा देते हैं इसको। इतना चीज आपको अच्छे से क्लियर है? अब देखिए, मैं यहां से G का वैल्यू निकालता हूं, G डिवाइडेड बाई S को इधर ले आइए और
आई एस डिवाइडेड बाई आई जी को इधर ले जाइए, मतलब इसको इधर ले गए और एस को इधर लेके आ गए, तो क्या हो गया जी डिवाइडेड बाई एस दैट इज इक्वल टू आई एस डिवाइडेड बाई आई जी। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर आप लिखते जाएंगे ना, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जी प्लस एस डिवाइडेड बाई एस दैट इज इक्वल टू आई एस प्लस आई जी डिवाइडेड बाई आई जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी प्लस एस डिवाइडेड बाई एस दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बता दीजिए मुझे क्या है, आई है, क्या है आई है, तो ये हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई आई जी। यदि मुख्य धारा आई का एनवा भाग, कितना भाग, एनवा भाग धारामापी में प्रवाहित होता है, कहाँ प्रवाहित होता है, धारामापी में प्रवाहित होता है, तो क्या हो जाएगा I दैट इज इक्वल टू एन आई जी। मुख्य धारा का एनवा भाग कहाँ प्रवाहित हो रहा है, धारामापी में प्रवाहित हो रहा है, समझ में आ रहा है, मुख्य धारा का एनवा भाग धारामापी में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तब की केस में क्या हो जाएगा, ये देखो आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I दैट इज इक्वल टू दे रखा है मुझे एन आई जी दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखिए आई जी को इधर लेके आ जाइए, आई बटे आई जी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एन, होगा कि नहीं होगा, इसको बस इधर लेके आ गया और कुछ नहीं किया मैं, आई जी को, इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, जो भी समीकरण देना होगा दे दीजिएगा, 2-3 नंबर दे देना समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी प्लस एस डिवाइडेड बाई एस दैट इज इक्वल टू आई बाई आई जी की जगह में रख देंगे एन। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये निकालिए आप, क्या हो जाएगा, एन एस हो गया, जी का वैल्यू जब निकालूंगा तो एन एस को इधर भेज दीजिए, एन एस माइनस एस, अब एस को, जी को कॉमन, एस को कॉमन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा n माइनस 1, होगा कि नहीं होगा, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना अच्छे से। अब क्या करो, इस s का वैल्यू निकालिए, तो s इज इक्वल टू हमारा निकल के आएगा g बाई n माइनस 1। इससे यह स्पष्ट होता है क्या चीज, ये सुनिए, कि यदि आप मुख्य धारा का एनवा भाग धारामापी से प्रवाहित करना चाहते हैं तो शंट का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का n-1 गुना होना चाहिए। शंट का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का 1/n-1 गुना होना चाहिए, ये कंडीशंस है और कुछ नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं इसका उपयोग क्या है और लाभ क्या है। तो धारामापी का लाभ देखते हैं, तो धारामापी का फर्स्ट लाभ ये है डियर स्टूडेंट कि शंट का उपयोग करने से, शंट का लाभ, शंट का उपयोग करने से धारामापी का प्रतिरोध कम हो जाता है, प्रतिरोध कम होगा तो धारा अच्छे से बहेगा यार, पहला। दूसरा यह है कि प्रतिरोध, शंट का उपयोग करने से धारामापी के समांतर क्रम में शंट का उपयोग करने से शंट धारामापी की कुंडली का जलने, टूटने या क्षतिग्रस्त होने का खतरा नहीं रहता। तीसरा यह है कि शंट का प्रयोग करने से धारामापी का जो परास है, रेंज है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसका उपयोग देख लीजिए, तो उपयोग में सबसे बेहतरीन उपयोग यही होता है कि धारामापी का, किस चीज में, धारामापी का अमीटर के रूप में उपयोग करने में, इसका अमीटर के रूप में बदलने में, रूपांतरित करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, धारामापी का परास बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है, और आप ये लिख सकते हैं कि धारामापी का जो है अधिक धारा को प्रवाहित करने में भी अगर करना चाहते हैं धारामापी से होकर, तो उसके लिए शंट बहुत उपयोगी होता है। शंट लगाने से क्या होता है, आसानी से हम अधिक धारा को भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये हो गया उपयोग। धारामापी का अमीटर की भांति उपयोग। एकदम आसान है, एकदम छोटा है, एकदम सरल है, कुछ नहीं है। अमीटर किसे कहते हैं उसको पहले लिखना है आपको। तो अमीटर किसे कहते हैं भैया, किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए एम्पियर एमीटर, विभव नापने के लिए वोल्ट मीटर या विभव मापी, धारा नापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको अमीटर कहते हैं। धारा मापी को अमीटर में बदलने हेतु आप इसी चीज बस लाइन को याद रखना, इसी लाइन बस को याद रखना। धारा मापी को अमीटर में बदलने हेतु उसके समांतर क्रम में
उसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है जिसे शंट कहते हैं, और इसे समांतर क्रम में जोड़ने से वह धारामापी अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए याद रखने के लिए बोला क्योंकि अभी हम वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बस, और कुछ नहीं रहता है। तो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सपोज करो कि ये मेरा एक धारामापी है जी, माना कि एक धारामापी जी है जिसका प्रतिरोध जी है, सुनते रहिए लिखते रहिए, धारामापी जी है जिसका प्रतिरोध जी है, इसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार लगा देते हैं। इस कम प्रतिरोध के तार का प्रतिरोध एस है, इसमें मुख्य धारा I प्रवाहित की जाती है जिसका IG भाग, धारा का IG भाग धारामापी में जाता है, एवं शंट में I माइनस IG भाग शंट में जाता है। I माइनस IG लिख दिया इसलिए क्योंकि I इधर जा रहा है, IG इधर जा रहा है, I में से IG इधर चला गया तो इधर कितना आएगा, I माइनस IG ही ना आएगा। I माइनस IG भाग कहाँ आती है, शंट में आती है। ठीक है स्टूडेंट, अतः I बराबर हो जाएगा IG, लिखने की जरूरत ही नहीं है, IG प्लस I माइनस IG लिखोगे तो IG से IG कट जाएगा, वापस से I आ जाएगा, इसलिए ये मत लिखिएगा। चूंकि धारामापी एवं शंट समांतर क्रम में होते हैं, कहाँ होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं, अतः उनका विभव बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा विभव, Vg दैट इज इक्वल टू Vs। अब Vg का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें प्रवाहित धारा क्या है, Ig है, और इसका प्रतिरोध क्या है भाई, G है, और Vs का वैल्यू क्या हो जाएगा, I माइनस Ig प्रवाहित धारा और उसका प्रतिरोध S है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम S का वैल्यू निकालेंगे तो S इज इक्वल टू आ जाएगा Ig G डिवाइडेड बाई I माइनस Ig। इतना ही बस निकाल के आपको दिखाना है, कुछ नया नहीं है, शंट का ही हमने उपयोग किया, वैसे जैसे शंट में निकाले थे सेम। ठीक है, इतना ही आपको निकाल के दिखा देना है बस। तो उस जो है ये अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, धारामापी अमीटर में परिवर्तित हो जाता है, और इसका शंट का जो प्रतिरोध होता है वो होता है I माइनस IG। एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यदि इसका परिणामी प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, परिणामी प्रतिरोध निकालना चाहेंगे, अमीटर का परिणामी प्रतिरोध निकालना चाहेंगे, तो चूंकि ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, माना कि परिणामी प्रतिरोध R है, रिजल्टेंट, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध R है, तो ये हो जाएगा IS प्लस IG होगा। तो IR दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए G प्लस S डिवाइडेड बाई SG, और R का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा SG डिवाइडेड बाई G प्लस S। आप G का वैल्यू यहाँ, S का वैल्यू वहाँ पे रख देंगे तो हमारा जो है परिणामी प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही दिखाना है और कुछ नहीं करना है आपको। याद 2-3 कंसेप्ट, 2-3 चीज़ याद रखिएगा। हमेशा धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में शंट का उपयोग करेंगे, अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में शंट का उपयोग करेंगे। आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 0 होता है। ऐसा तो है ही नहीं, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ 100% वो नहीं है, प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो ये भी कैसे इसका प्रतिरोध शुद्ध हो सकता, 0 हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये कल्पना है। अब चलिए देखते हैं धारामापी का वोल्टमीटर में उपयोग। इसके लिए आपको क्या करना है, इधर सुनिए। मैं पहले बता दिया हूं, वोल्टमीटर क्या होता है, विभव नापने का। किसी भी परिपथ में, वैद्युत परिपथ में विभव नापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसको धारामापी को हम किस में बदलने जा रहे हैं, यह है हमारा धारामापी। ठीक है, तो धारामापी में माना कि I मुख्य धारा जो है प्रवाहित की जाती है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में। तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसके श्रेणी क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ देता हूं, और इस कम प्रतिरोध के तार को जोड़ने के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इधर लिखेंगे माना कि धारामापी का प्रतिरोध G है एवं कम प्रतिरोध के तार शंट का प्रतिरोध S है। इसमें धारा I प्रवाहित की जाती है, मुख्य धारा I प्रवाहित की जाती है,
अब ये धारा मुख्य धारा I जो हो जाती है वो IG। तो आप सबको पता होगा कि श्रेणी क्रम में धारा हमेशा कांस्टेंट रहती है और समांतर क्रम में विभव कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ माना कि इस वोल्टमीटर का विभव V है, अतः कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा R+S, ठीक है। कुल विभव तो विभव क्या होगा, V दैट इज इक्वल टू IR होता है कि नहीं होता है, R जो होता है उसका प्रतिरोध होता है। तो यहाँ जो प्रतिरोध है वो धारा क्या है, धारा है IG और प्रतिरोध है R+S। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, शंट का वैल्यू निकालना है। तो I डिवाइडेड बाई IG, जैसे कि वहाँ शंट का निकाले थे ना वैसे ही RS। तो S का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई IG माइनस R। सॉरी यार, R क्यों लिख दिया हूँ मैं, G है, ठीक है। इस प्रकार तो एक जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका जो परास होता है रेंज, वो 0 से लेकर के V तक होता है। V मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। 0 से लेकर के आप V वोल्टता तक एक विभव मापी के सहायता से, वोल्ट मीटर की सहायता से आप विभव ज्ञात कर सकते हैं। और यह माना जाता है कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर का याद रखना है यार, याद रखना, वोल्ट मीटर अनंत, अमीटर अमीटर का होता है 0, ठीक है। इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं डियर स्टूडेंट समांतर क्रम में। बस इतना याद रखिएगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम ध्यान में रखना। अमीटर में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है शंट को, वोल्टमीटर में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर एम्पियर तक होता है, लेकिन उसका जो होता है प्रतिरोध जो होता है वो 0 के बराबर होता है, लगभग 0 माना जा सकता है, और इसका अनंत होता है। तो इस प्रकार ये जो हमारा चैप्टर रहा वैद्युत गतिमान आवेश एवं प्रतिरोध, ये यहीं पे हम करते हैं इसका द एंड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।